तो भैया देखिए यहाँ पर जो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे इसमें हम लोगों ने कहा था कि देखिए आर इज इक्वल टू हम लोगों को 6 दिया जा रहा था, u इज इक्वल टू -6 दिया जा रहा था, है ना। देखिए अब अच्छा अगर हम लोग बात करें तो v हम लोगों से पूछा जा रहा था प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, है ना, यही हम लोगों से पूछा जा रहा था। लेकिन भैया देखिए हम लोगों ने किया क्या था, है ना, हम लोगों ने किया गया था 1/, फार्मूला जो लगाया था हमने यहां से 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u लगा दिया था, है ना। ये हम लोगों ने फार्मूला लगाया था यहाँ पर। लेकिन हम लोगों को देखिए समझने का है भाई, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो लेंस ना देकर के भाई दर्पण दिया गया है, दर्पण दिया गया, दर्पण का हम लोगों ने चित्र बनाया लेकिन फार्मूले में लिख दिया था माइनस। जबकि याद रखेंगे भाई दर्पण वाले फार्मूले में क्या होता है, प्लस होता है। जब ये प्लस होता है तो फिर ये -6 था, हम लोग माइनस का यहाँ पर रखेंगे आकर के, है ना। ये गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन। देखिए अब उसको उधर ले जाने पर ये हो जाएगा प्लस का, है ना, उधर ले जाने पर कहाँ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। अब अगर ये प्लस का होगा तो इसको जोड़ेंगे, देखिए कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम तो 6 ही मिलेगा हमारा, ये आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा, देखिए कितना बन गया, 3 हो गया, है ना, 3 हो गया ये। तो 3/6 आ जाएगा, ये मिला करके आपका आ जाएगा 3/6। 3/6 का मतलब आ जाएगा, देखिए ये 1/2 आएगा और उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें पता करना था कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो हम लोग कहेंगे आकर के जो है भैया 2 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। वैसे तो हम लोगों ने कर दिया गड़बड़, लेकिन यहाँ से हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है भाई। देखिए इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिखेगा भाई एक सेकंड। देखिए तो अब हम लोगों को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है यहीं पर, कह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। देखिए अब जरा याद रखिएगा भाई, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष किसमें पाया जाता है, कहेंगे वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं भाई, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और ये दृष्टि दोष किसके पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। बच्चों को पास का तो दिखाई पड़ता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई पड़ता है। वो लोग अपने कॉपी का तो लिखा हुआ देख लेते हैं लेकिन बोर्ड पर का जब हमें देखना पड़ता है दूर से तो वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष होता है ये बच्चों में पाया जाता है। और इस दोष के निवारण के लिए अब सभी को पता है किसका प्रयोग किया जाता है भाई, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा बात ये। देखिए फिलहाल यहाँ पर दिया जा रहा था कि जो है एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है ना। 10 मीटर की दूरी पर अगर बना हुआ प्रतिबिंब है तो उसको तो देख सकता है। तो उसके लिए का सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। ठीक, देखो सबसे पहले तो बात आ जाती है कि वो भैया जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, ये बात हुई कंफर्म। जरा जब बताओ वो 10 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है और उसको हमें दिखाना कहां पर है, अनंत तक दिखाना है। तो देखिए हमें जब ये अनंत तक दिखाना है तो हमसे क्या कहा जा रहा है भैया, हमसे क्या कहा जा रहा है, करा देखिए भाई फोकस दूरी बताइए कितनी होगी, है ना, करा बताइए फोकस दूरी कितनी होगी। और साथ में करा इसकी प्रकृति बताओ कैसे होनी चाहिए, लेंस की प्रकृति बताइए कितनी होनी चाहिए, लेंस की क्षमता बताइए कितनी होगी। देखिए दोष सभी को पता है कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। जब निकट दृष्टि दोष है तो हमें पता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकृति तो हमें पता चल गई कौन सी हो गया, क्योंकि भाई अवतल लेंस की हो गया
लेकिन जब अवतल लेंस होता तो उसके लिए हमने कहा था कि ये दूरियां काहे की होती है, भाई दूरियां काहे की होती है, माइनस की होती है ना। अवतल लेंस में दूरियां ये माइनस की होती है। तो अब हमें निकालना है एफ निकालना है। देखिए फार्मूला सभी को पता है, 1/f बराबर फार्मूला होता है क्या, 1/v माइनस का 1/u। अब की बार लेंस वाली बात चल रही है तो माइनस लगा लेंगे। पिछले क्वेश्चन में था दर्पण, लेकिन हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया था, किसका, लेंस का लगा दिया था, है ना। तो यहाँ से फिलहाल देखने वाले हैं, देखिए क्या होगा भाई, देखते रहिएगा। तो आया 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान माइनस का 10 हो गया, माइनस 1/माइनस वाला यानी प्लस का, इससे में कोई लेना देना भी नहीं रहा। और कुल मिलाकर के आपका देखिए 1/f इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1/10। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा f इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो अच्छा अब जरा बात समझ लीजिएगा भैया, देखिए जब हमें फोकस दूरी पता चल गई है माइनस के 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी पता चली, माइनस का 10 सेंटीमीटर। देखिए तो हमें ये पता चल गया फोकस दूरी है तो अवतल लेंस होगा, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना था, लेंस की क्षमता भी निकालनी थी। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर सेंटीमीटर में फार्मूला होता है 100/f। P बराबर फार्मूला क्या होता है, 100/f। तो यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे आकर के तो आ जाएगा P इज इक्वल टू 100/f। f की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हम लोगों की माइनस के 10 निकल कर आई थी, तो इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो आ जाएगा देखिए माइनस का 10 डायोप्टर आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, माइनस का 10 डायोप्टर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखिए बता सकते हैं भैया, हमसे पूछा जा रहा था, कह रहा था लेंस की प्रकृति बताइए क्या होगी, है ना। हमसे कह रहा था कि बताइए भाई लेंस की प्रकृति क्या होगी, तो हमें पता चल गया अवतल लेंस होगी। उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो हमें वो भी पता है भाई, फोकस दूरी उसकी क्या होगी, हम कहेंगे इसकी फोकस दूरी जो है भैया माइनस के 10 सेंटीमीटर हो गया करके, क्योंकि लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए, माइनस के 10 डायोप्टर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, उसको उसके चश्मे में जो भैया है, उसके चश्मे में -10 डायोप्टर वाला अवतल लेंस प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे वो क्या करेगा, अनंत तक की वस्तु को जो है स्पष्ट देख सकता है। तो हमें ये बात पता हो गई है भैया। देखिए अगर याद रखिएगा यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा होता कि इतनी दूरी पर रखी वस्तु को उसको देखना है और आगे की बात अगर करता, तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए भाई स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी अगर उत्तल लेंस होता तो हम लोग वहां पर जो है यू की जगह पर हम लोग कितना रखते हैं, आकर के 25 सेंटीमीटर रखते हैं, है ना। अगर उत्तल लेंस होता तो यू की जगह पर कितना रखते, आकर के 25 सेंटीमीटर रखते। ये भी बात भैया सभी लोग याद रखिएगा, है ना। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया जा रहा है, बात देख लेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है, अच्छा 10 मीटर नहीं, ये भी यार देखिए 10 मीटर नहीं 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर दिया जा रहा था, तो मीटर वाला हो गया था तो हमें फिर 1/f लगा लेना था यार यहाँ पर। ये भी आ जाएगा आपका मीटर में आ जाएगा, ये भी मीटर आ जाएगा। वैसे सेंटीमीटर वाला भी सरल था, सही था मतलब क्वेश्चन। ये 1/10 आ जाएगा, तो इसको हम लोग ले सकते हैं माइनस का 0.1 डायोप्टर, ये भी ले सकते हैं। मीटर में दी जा रही है ना, माइनस का 0.1 डायोप्टर हो गया, मीटर में दिया जा रहा है। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। लिखा हुआ है एक वैद्युत उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट। एक वैद्युत उपकरण पर लिखा हुआ है 2.3 किलोवाट। ये देखिए क्वेश्चन सभी लोगों से हो जाएगा भाई, देखते हैं आगे। हाँ देखिएगा, एक वैद्युत उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट। दो 2.3 किलोवाट लिखा हुआ है, वह 230 वोल्ट 230 वोल्ट लिखा हुआ है, याद रखिएगा। देखिए जरा सबसे पहले भैया ये बता दीजिएगा
किलोवाट या वाट किसका मात्रक होता है? वाट मात्रक होता है शक्ति का। वाट मात्रक होता है किसका? शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो हमें शक्ति को हम लोग लिखते किससे है? पी से लिखते हैं। तो P बराबर हमें पता चल गया 2.3 किलोवाट पता चल गया है। अब अच्छा देखिए हम लोग करेंगे क्या भैया, किलोवाट को पहले सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, किसमें? वाट में चेंज कर लेंगे। देखिए वाट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 1000 से कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 2.3 गुण इंटू 1000 आ जाएगा, ये हो गया वाट। यानी इसको देखिए 1000 से गुणा कराएंगे तो 23000 आ जाएगा, लेकिन जो है एक अंक के बाद दशमलव भी लगा देंगे आकर के, तो ये इसका काम खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आ जाएगा कितना? 2300 वाट आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा V बराबर 230 वोल्ट हो गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा था भैया? हमसे पूछा जा रहा है सबसे पहले इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करा था इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, हम लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो देखिए फार्मूला सभी को पता है, P इक्वल टू होता है क्या? VI। फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू VI होता है। तो देखिए I का मान हमें निकालना है, तो I बराबर आ जाएगा देखिए कितना? P अपान V। तो I इक्वल टू आ जाएगा P कितना हो गया हमारा? देखिए 2300 हो गया, और V कितना आ गया? 230 हो गया। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो I बराबर हमें पता चल गया कितना आ जाएगा भैया? 10 एम्पियर आ जाएगा। I बराबर कितना आएगा? 10 एम्पियर आ जाएगा। फिर देखिए अगर इसके बाद आगे बात करें भैया, देखिए और क्या दिया जा रहा है तुम्हें? जो है हाँ, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध का मतलब R हमें निकालना है, प्रतिरोध R की गणना कीजिए। यदि इससे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो विद्युत ऊर्जा निकालने पहले हमें प्रतिरोध निकालना है। देखिए सभी को फार्मूला मालूम है भाई, V इक्वल टू होता है IR। हमें I भी पता है, V भी पता है, दोनों पता है ना। R तो हम लोग निकाल सकते हैं, तो R इक्वल टू आ जाएगा देखिए कितना? V अपान I। तो R इक्वल टू आ जाएगा, V था 230 और I आ गया देखिए 10। इसको खत्म करेंगे तो कितना आ जाएगा? R इक्वल टू आ जाएगा 23 ओम आ जाएगा। R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 23 ओम आ जाएगा। फिर देखिए आगे की भी अब क्या बात की जा रही है, यदि इसे क्या क्या कहा जा रहा है? 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो देखिए भैया जरा ध्यान दीजिएगा, और किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा निकालनी है। तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा वे ऊर्जा हम लोगों को निकालनी है। तो वे ऊर्जा के लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे आकर के, किलोवाट घंटा में हमें कुल मिलाकर के निकालना है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगा लेंगे क्या? वाट गुणे घंटा, और बटे में आ जाएगा कितना? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वाट गुणे घंटा बटे में कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्या भैया, यहाँ से हमें वाट का मतलब शक्ति पता होनी चाहिए, घंटा पता होना चाहिए। तो हमें शक्ति पता है कितनी है भैया? 2300 है। कितनी है? 2300 गुणे 10, और अपार में आ गया तुम्हारा कितना? 1000 हो गया, है ना। इसको जब हम लोग हल करेंगे आकर के देखिए तो क्या होगा भैया? ये 3 जीरो खत्म हुए, तो ये आ गया हमारा 23। कितना आ गया? 23। देखिए कुल मिलाकर के हमें क्या निकालना है? यूनिट निकालनी थी ना, हमें क्या निकालना था? यूनिट निकालनी थी। तो यूनिट निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? देखिए कुल मिलाकर के किलोवाट घंटा में हम लोगों ने निकाला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 23 यूनिट भी लिख सकते थे, या 23 किलोवाट भी निकाल लेंगे अगर, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 23 किलोवाट। और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका देखिए जो है इसका फर्स्ट पार्ट था, है ना। इसी में एक और दिया जा रहा है आगे, इसी में आगे एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो हम लोग देखेंगे। पहली बात तो ये क्वेश्चन सभी लोगों के समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देख लीजिएगा। अगर आपको कठिन लग रहा हो तो देखिए एक बार इसको ध्यान से समझिएगा, फिर आप पूछ सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट से भी हम लोग जो है ले लेंगे आकर के, है ना। यहाँ तक फिलहाल क्वेश्चन की बात हो गई है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसको हटा देते हैं फिलहाल यहीं पर। देखते हैं आगे क्वेश्चन अगला क्या है।
देखिए आगे आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है, करा देखिए लोहे के तार की लंबाई L1 है ना, तार की लंबाई आपको L1, ये अथवा वाला भैया दिया जा रहा है आपको, इसी का अथवा दिया जा रहा है। लोहे के तार की लंबाई दी जा रही है आपको L1 है ना, कितनी दी जा रही है L1 दी जा रही है, देखिएगा भाई। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, क्षेत्रफल हमने मान लिया A1 है। अब जरा देखिएगा भैया क्या दिया जा रहा है, और प्रतिरोध 5 ओम है। प्रारंभ में प्रतिरोध कितना दिया जा रहा है, R1 दिया जा रहा है आपको 5 ओम है ना, ध्यान देते रहिएगा, R1 बराबर 5 ओम दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि इस तापक्रम को बिना बदले इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, ठीक, लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, जिससे कि आयतन में कोई भी अंतर ना हो, यानी आयतन वही रहे। तो नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, तुम्हें R2 का मान निकालना है। क्या करना है, हमें R2 का मान निकालना है। यदि कहा जा रहा है कि देखिए भैया आयतन में जो है कोई परिवर्तन ना किया जाए, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो देखिए जरा याद रखिएगा भैया, क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। देखिए सभी को फार्मूला एक पता था, रो बराबर RA/L। विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो फार्मूला तुम्हें पढ़ाया गया होगा क्या, ρ RA/L। ये देखिए विशिष्ट प्रतिरोध है जो बदलेगा नहीं, क्षेत्रफल ये सब बदल जाएंगे, ये सब बदल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से देखेंगे आकर के, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से फिर गुणा अगर हम लोग करा लिया करके, तो देखिए R आ जाएगा ρL/A, क्या आ जाएगा ρL/A। लेकिन प्रारंभ की बात की जा रही है तो R1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, है ना। देखिए अब देखिए बात ये आ रही थी, कह रहा था आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, देखिए अगर हम लोग आयतन की बात करें तो आयतन बराबर वैसे फार्मूला होता है क्या, आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, या चौड़ाई गुणे ऊंचाई फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। भाई ऊंचाई को लंबाई के रूप में ले सकते हैं, तो ये फार्मूला हो गया क्षेत्रफल का, ये रहा तुम्हारा लंबाई, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, और क्षेत्रफल है हमारा A और ये हो गया L। तो V बराबर हमें पता चल गया क्या हो जाएगा भाई, V बराबर हो जाएगा AL। V बराबर कितना बन जाएगा, AL बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा देखते हैं भैया, देखिए यहाँ पर A तो है, या तो L ऊपर है सबसे पहले, और L को अभी हमें बाद में, देखिए ये भी हमसे कहा जा रहा था, बाद में हमसे ये भी कहा जा रहा था यदि इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, है ना, क्या कहा जा रहा है, यदि इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। लेकिन आयतन परिवर्तन से देखिए, प्रारंभ में आयतन अगर हम लोग कहें तो प्रारंभ में आयतन आपका हो गया, देखिए कितना A1 L1, अब बाद में आयतन देखेंगे आगे तो आ जाएगा A2 L2, लेकिन ये दोनों बराबर है, A1 L1 = A2 L2। ये हमें प्रश्न में दिया जा रहा है, ये हमें प्रश्न में दिया जा रहा है कि देखिए भैया आयतन में कोई भी अंतर नहीं होता है, यानी आयतन वही रहता है, आयतन बराबर रहता है, आयतन समान रहता है, तब की कंडीशन के लिए हम लोगों ने ये देख लिया। अच्छा अब जरा बात और भी भैया ध्यान दीजिएगा, यही से देखते हैं हम लोग, देखिए जगह जब हमें ये पता चल गया A1 L1 A2 L2, तो यहाँ पर A1 L1 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर L1 से गुणा करा लेते हैं, ऊपर L1 से गुणा करा देते हैं। तो देखना आपका R1 क्या बन जाएगा, R1 = रो L1 A1 ये हो गया ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, V1 भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 भी लिख सकते हैं। तो देखना अब तुम लोगों का क्या बन गया करके, ये हो गया तुम्हारा V1 बन गया करके, या इसको हम लोग V लिख सकते हैं, बराबर बराबर हमने इसको मान लिया V हो गया, तो ये हो गया V बराबर के। तो R1 = आ जाएगा रो L1² V, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अच्छा अगर बाद की बात करें, देखिए बाद में तुम्हें क्या दिया जा रहा था, कह रहा था R2 कितना होना चाहिए यदि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। देखिए हमें पता है क्या,
जो L2 है ये दोगुनी हो गई, L1 की दोगुनी हो गई। अब देखिए जरा इसकी जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, L2 रखते हैं, लेकिन L2 की जगह पर लिख सकते हैं 2L1, तो रो 2L1 का स्क्वायर अपान में आ जाता है हमारा A2L2, लेकिन उसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, V ही लिखेंगे आकर के। तो ये हो गई थी समीकरण 1, ये हो गए भैया क्या समीकरण नंबर 2। जरा दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। देखिए हमने लिखा हुआ है क्या, समीकरण 1 भाग 2, दोनों समीकरणों को भाग किया तो आया हमारा R1 बटे R2 इज इक्वल टू, है ना, देखिए क्या रहा है, R1 बटे R2 इज इक्वल टू रो L1 का स्क्वायर अपान V, है ना, L1 का स्क्वायर अपान V, अपान में आया रो, यह आ जाएगा 4L1 का स्क्वायर अपान V। देखिए क्या आने वाला भैया, यहां से अगर हम लोग देखें तो रो से रो कैंसिल हो गया, L1 स्क्वायर से L1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, यानी आया कितना, आया हमारा R1 बटे R2 इज इक्वल टू, देखिए ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे बचा 4, तो आ गया 1/4। अब हमें देखिए R1 की वैल्यू दी जा रही थी कितनी, 5, R1 का मान कितना दिया जा रहा था, 5, तो यहाँ पर रख लेंगे आकर के, तो ये आ जाएगा 5/R2 इज इक्वल टू 1/4, फिर ये गुणा करा देंगे तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 × 20, यानी 20 ओम आ जाएगा, और यही आपका क्या बन जाएगा भैया, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो जरा यहाँ तक बात सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। एक बार देखिए क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेंगे, क्या दिया जा रहा है आपका, कह रहा था एक तार की लंबाई L1 है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, फिर कहा जा रहा था कि इसका जो प्रतिरोध है वो बताया जा रहा था कि 5 ओम है, प्रतिरोध को कितना बताया गया, कह रहा 5 ओम है, ठीक। तो अब तुमसे इसके बाद कह रहा था देखिए भैया इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कह रहा इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तब तुमसे देखिए पूछा क्या जा रहा था भाई, कह रहा था यदि अब इसके तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, कह रहा था यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो जरा ये तुम्हें बताना है ना, तब तुम्हें ये बताना है कि इसका प्रतिरोध अब कितना हो जाएगा। तो अच्छा देखिए सबसे पहले तो बात ये आती है, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए भैया प्रतिरोध कितना बन जाएगा, आकर के प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यही तो हम लोगों से पूछा गया। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, आकर के कहेंगे हमसे जब प्रतिरोध पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले जब तार की लंबाई L1 थी तब जरा अगर हम लोग इसके प्रतिरोध की बात करें, है ना, जब इसके तार की लंबाई L1 थी, अगर तब हम लोग इसके प्रतिरोध की बात करें तो तब इसका प्रतिरोध का फार्मूला हमारा निकल कर आया क्या, R1 प्रारंभिक प्रतिरोध R1, विशिष्ट प्रतिरोध रो रहेगा, और ये बन जाएगा हमारा क्या, L1/A1। लेकिन क्वेश्चन में लिखा था आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमें आयतन बनाना था, तो हमने कहा कि आयतन का फार्मूला होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, उसको हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल अगर A हो गया, लंबाई हो गई L, तो इस प्रकार से आयतन निकल कर आया कितना, A1L1, बाद में ये A2L2 होगा। लेकिन करा था आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका मतलब A1L1 जो था प्रारंभ में, बाद में दोनों एक ही रहेंगे, तो इस प्रकार से हमने ये जो इसको बराबर कर दिया करके। तो अब जरा देखेंगे जब हमें ये बात पता चल गई तो हम लोग कहेंगे बाद में कहा जा रहा था लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, बाद में पहले लंबाई L1 थी, बाद में 2L1 कर दी जाए, लंबाई को और बढ़ा दिया जाए, तो देखेंगे भाई प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे जरा हम लोग ये भी देख सकते हैं, देखिएगा R बराबर L के हो गया, यहां से अगर देखें तो R समानुपाती L के है, R व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के हैं। जरा दिमाग लगाना करके देखो इसका मतलब क्या हो गया, हमने कहा ये कोई तार है, हमने क्या कहा, ये कोई तार है, जरा देखना इसका क्षेत्रफल ये है अनुप्रस्थ काट का, यानी मोटाई हमें इसकी पता चल गई, ये हो गई, लंबाई इसकी इतनी हो गई, है ना। देखिए अच्छा जरा देखें अगर हम लोग क्या करें, तार को गर्म करें और इसकी लंबाई बढ़ाते चले जाए, बताओ लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो तार पतला हो जाएगा, यानी अभी इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो इतना हमें दिखाई पड़ रहा है ये अब कम बन जाएगा, यानी लंबाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो वही देखिए लंबाई अगर बढ़ा देंगे, भाई
क्षेत्रफल कम हो जाएगा और साथ ही साथ प्रतिरोध की भी बात आ जाएगी, प्रतिरोध भी कम लगेगा। देखिए क्षेत्रफल विद्युतमानुपाती है, प्रतिरोध के क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ये भी याद रखिएगा। और ये निर्भर कर रहा है लंबाई की, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा, है ना। अभी कम लंबाई में प्रतिरोध लग रहा था, लंबाई बढ़ा देंगे ज्यादा प्रतिरोध लगने लगेगा। तो ये फिलहाल बात आ रही थी, तो इस तरीके से हमने हल किया। तो R2 का मान हम लोगों का इतना निकल कर आ गया है। फिलहाल देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, वो जो हम लोग अभी क्वेश्चन इसके बाद देख लेंगे। फिलहाल इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक के लिए जो है आप लोग इतना ही रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, है ना। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिला जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही।